हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 26 जून और आज के इस वीडियो में हम 26 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में निकोल पाशिन्यान ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब ये जो आर्मेनिया है इसकी लोकेशन कहाँ है? तो एशिया मैप में मैंने आप लोगों को ब्लैक सी और कैस्पियन सी की लोकेशन तो कई बार दिखाई है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैस्पियन सी से सीमा बना रहा है अजरबैजान और अजरबैजान से जुड़ा हुआ है आर्मेनिया। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जिसे लेकर के दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष देखने को मिला है। जैसे कि भारत में एग्जाम्पल लें हम POK का, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है। फिर ऑक्साई चीन, जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। हालांकि यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो सेम वैसा मुद्दा आप समझ सकते हैं जैसे करंट में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, किस लिए? यरूशलेम के लिए। सेम उसी तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच में जो विवादित क्षेत्र है इसका नाम है नगोर्नो करबख, जिसके लिए दोनों देशों के बीच अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? ये है येरेवन। करेंसी है आर्मेनियाई दरम। तो आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी। इसी कैस्पियन सी में हाल ही में प्रदूषण के चलते 170 सील्स, लगभग 170 सील्स ये मृत अवस्था में पाई गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, जिसकी सीमा लगती है तुर्की के साथ। इसी तुर्की के द्वारा इस ब्लैक सी में इसका अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल गैस के भंडार की खोज की गई थी। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? GK और करंट अफेयर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। GK तो अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इसकी टेंशन अब आप भूल जाइए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आप लोगों के लिए GK से रिलेटेड 8000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक ये तैयार किया गया है। और संभावना ये है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है इसकी प्राइस क्या है? देखिए, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 200, 100, 50 बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका प्राइस मात्र रखा गया है 21 रुपये का। इसमें आप लोगों को 1 साल का फ्री करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो 21 रुपये में इससे सस्ती नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसे आप परचेस करिए और पढ़िए। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए बीते वर्ष यानी कि 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है मलेशिया, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए। ये जो आप देख रहे हैं इसी से निकाला जाता है पाम ऑयल। और इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? तो बेसिकली कुकिंग में आप लोग जो डीओ इस्तेमाल करते हैं उसमें, शैम्पू, कंडीशनर, लिपस्टिक, चॉकलेट, ब्रेड, यहाँ तक कि जो आप नूडल खाते हैं इसमें भी पाम ऑयल की मात्रा होती है। अच्छा, इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में क्या हो रहा है कि जो खाद्य तेल हैं इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। जैसे कि बीते साल से यदि हम कंपेयर करें तो जो मूंगफली का तेल है इसमें 20% की वृद्धि देखने को मिली है इनकी कीमतों में। सरसों के तेल में तो 50% तक की वृद्धि देखने को मिली है। और जो पाम ऑयल है, जिसे सबसे सस्ता ऑयल माना जाता था, इसके भी रेट बढ़े हैं।
और यदि देखा जाए तो भारत पाम ऑयल का जो आयात है ये किन देशों से करता है, तो पाम ऑयल भारत मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों ही कंट्री से मंगाता था, जबकि जो सोयाबीन का तेल है ये हम आयात करते थे अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, और करते भी हैं। तो देखिए भारत की क्या स्थिति है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 24 मिलियन टन इतना खाद्यान्न तेल चाहिए, मतलब कि एक साल में भारत की इतनी खपत है। आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इस 24 मिलियन टन का आधा भी भारत में उत्पादन नहीं होता। हमें लगभग 56% ये विदेशों से मंगवाना पड़ता है, कुछ ही मात्रा में इसका उत्पादन भारत में हो पाता है। तो अभी मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि भारत में हाल ही के दिनों में खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि भारत सरकार खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि कर रही है, इसका रीज़न ये है कि देखिए हम तो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न तेल विदेशों से मंगवाते हैं, तो उन देशों के द्वारा इन खाद्यान्न तेलों को महंगे रेट में भारत को भेजा जा रहा है। अब इसका क्या रीज़न है, देखिए इसका भी रीज़न है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि भारत को खाद्यान्न तेल का निर्यात करती थी, ये अब क्या कर रही हैं कि ये उन वेजिटेबल ऑयल से बना रही हैं बायोफ्यूल। अब ऐसा क्यों, तो भारत में आप लोग इस समय सुन रहे होंगे E20 फ्यूल। अब ये क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो फ्यूल होता है इसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए ताकि प्रदूषण की समस्या से कुछ हद तक बचा जा सके। सेम उसी तरह से अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या कर रही हैं कि इनके पास तो है भरपूर तेल, इसी तेल से, इसी वेजिटेबल ऑयल से ये अब बना रही हैं बायोफ्यूल ताकि ये भी प्रदूषण की समस्या से बचे। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है ये महंगा हो रहा है, तो ये अपने तेल का इस्तेमाल इस तरह से कर रही हैं और ये भी जानती हैं कि हम निर्यात करेंगे तो अपने रेट में करेंगे, भारत को ज़रूरत है तो ये हमारे रेट में ही परचेस करे वरना ना ले, मजबूरी तो ये समझती ही हैं। तो इसी मामले में क्या देखा गया था कि भारत सबसे ज़्यादा खाद्यान्न तेल जो कि मंगाता था इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया ने अपना रेट बढ़ाया जिसके कारण भारत मलेशिया से खाद्यान्न तेल की आयात ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगा और मलेशिया ये अब इंडोनेशिया को पीछे छोड़ चुका है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, आप मैप में देख सकते हैं मलेशिया की लोकेशन। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो ये है कुआलालंपुर। करेंसी तो ये है मलेशियाई रिंगित। किसके साथ मिलकर के सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है, तो देखिए कंपटीशन तगड़ा है किसका, 5G का। हाल ही में जो रिलायंस है इसने ये समझौता किया है गूगल के साथ, ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी देगी और 5G सर्विस भी लॉन्च करने जा रही है। ये कब तक लॉन्च होगा, तो इस साल के अंत तक, मतलब कि सितंबर 2021 तक ये बाजार में आ जाएगा। इसके साथ ही 5G लॉन्च हो सकता है। और ये जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी इसका नाम क्या होगा, जियो फोन नेक्स्ट। इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। देखिए इस समय 5G ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। 5G यानी कि 5th जनरेशन आप सभी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 5G लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद चाइना ने भी अपने देश में 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया था। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में जो एयरटेल है, हालांकि एयरटेल ने ही भारत में सबसे पहले 5G का ट्रायल ये किया था। एयरटेल ने अभी हाल ही में इसी 5G नेटवर्क के लिए किसके साथ समझौता किया है, टाटा ग्रुप के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति ये कौन बने, तो ये बने हैं जमशेदजी टाटा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। हाल ही में जो ह्यूरन रिपोर्ट और एडलगी फाउंडेशन है इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कि विश्व के 50 दानवीरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि जो जमशेदजी टाटा हैं ये पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर ये चुने गए हैं। इन्होंने कितना दान किया था, तो ये जो टाटा ग्रुप है इनके द्वारा सबसे ज़्यादा करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी राशि इन्होंने दान कर दी थी। और इन्होंने अपनी जो 2/3 संपत्ति थी ये ट्रस्ट को दान कर दी थी, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम आ रहा है। तो ये होती है दिलेरी। वरना आप ये भी देखते होंगे कि कितने लोग तो सिर्फ अपना नाम आगे रखने के लिए कि हमारा जो रैंक है ये अमीरों की लिस्ट में नीचे ना आ जाए, इसलिए ज़्यादा डोनेट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ जमशेद जी इसमें रहे हैं टॉप पर। टॉप 10 में आने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। यदि हम बात करें अजीम प्रेम जी, तो ये भी कहीं पीछे नहीं है। जहाँ भी दानवीरों की बात आती है इनका नाम सबसे ऊपर रहता है। तो टॉप 50 में जो अजीम प्रेम जी हैं, जो कि विप्रो के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये इसमें 12वें स्थान पर रहे हैं। यदि हम बात करें बिल गेट्स की, जो कि एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे, ये इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद हेनरी वेलकम, हावर्ड ह्यूजन और वारेन बफेट का नाम आता है।
अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। ये तो आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये होने तो थे लास्ट ईयर ही, लेकिन कोरोना के कारण ये अब तक पोस्टपोन होते आए हैं, लेकिन अब ये फाइनली होगा जापान की राजधानी टोक्यो में। देखिए, वही टोक्यो है जो कि 2019 के सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा है, मतलब कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर ये 2019 में टोक्यो को ही घोषित किया गया था। इसके लिए ये जो थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, जो कि गाया गया है मोहित चौहान के द्वारा, 50 सेकेंड इसकी टाइमिंग है। अब मैं आप लोगों को ओलंपिक से ही रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ, जैसे कि ये कौन सा ओलंपिक है। ये है समर ओलंपिक। एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक 2020 जो कि आयोजित किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में, और 4 साल के अंतराल में होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में, जो कि आयोजित किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, 2022 में यह आयोजित किया जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग में, और इसके बाद नेक्स्ट 2026 में आयोजित किया जाएगा इटली में। अब मैं आप लोगों को इसी ओलंपिक से रिलेटेड कुछ लोगों के नाम बता देती हूँ जो कि चर्चे में रहे हैं। एक तो है भवानी देवी। ये कौन है? तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी है। दूसरा नाम है नेत्रा कुमानन का। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला नौकायन बनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है लॉरेन हबार्ड का। तो ये कौन है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये विश्व की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो असम के बाद ऐसा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब ये 2 चाइल्ड पॉलिसी ये है क्या? आप लोगों को बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति का 2 बच्चे होंगे, यानी कि 2 से अधिक बच्चे होंगे, तो 2 बच्चे वालों को सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी इनके लाभ नहीं मिल पाएंगे। साथ ही राशन और अन्य सब्सिडी में भी कटौती हो सकती है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में भी कम वरीयता मिलेगी। साथ ही इन्हें नौकरियों में भी प्रमोशन से भी दूर रखा जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि यूपी ऐसा अनोखा राज्य है क्या जो इस तरह की पॉलिसी लाने जा रहा है? मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मध्य प्रदेश 2001 में, राजस्थान 2002 में, महाराष्ट्र 2005 में और गुजरात भी 2005 में। तो ये जो राज्य हैं ये तो कब से अपने यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लगा कर रखे हैं। तो क्या इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव मिला है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ जनसंख्या में तो बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके कुछ आंकड़े आप देख पा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार केवल नियम बना सकती है, मानना ना माना ये तो जनता के ऊपर है। जनता क्या कहेगी? या कह भी सकती है कि सरकारी नौकरी आप नहीं देंगे तो कुछ और कर लेंगे। और अभी भी वैसे देखा जाए तो नौकरियों की कमी ही है। आगे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना भविष्य किस रूप में देखती हैं। उन्हें 2 बच्चों की प्लानिंग करनी है या इससे आगे बढ़ना है। खैर, उत्तर प्रदेश ने ये नियम लागू कर दिया है, यानी कि जल्द ही इसे लागू कर देगी। इन सबसे हट के चल रहा है अपना मिजोरम। क्यों चल रहा है आप लोगों को मालूम ही है। तो खैर, अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी है लखनऊ। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। किसका निर्वाचन क्षेत्र है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये जो आप देख रहे हैं ये है सहारनपुर। सहारनपुर में कुछ समय पहले ही भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हेल्थ एटीएम और मास्क एटीएम। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये है मेरठ। मेरठ में ही भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल, यानी कि जानवरों के लिए ये एक स्मारक होगा, युद्ध स्मारक एनिमल वॉर मेमोरियल, जो कि मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। यदि हम बात करें गाज़ियाबाद, ये भी अभी चर्चे में रहा है। क्यों रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला ये पहला नगर निगम बना था। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये है मथुरा। मथुरा जहाँ भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में जो शूटिंग रेंज है इसका नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये रखा जाएगा चंद्रो तोमर के नाम पर। आप सभी जानते हैं इन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता था। इनका भी हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ। इन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नोएडा में जो शूटिंग रेंज है ये इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। यदि हम बात करें
लेजेंड मिल्खा सिंह की, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और मिल्खा सिंह के नाम पर किसका नाम रखा जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है, जो पैराग्लाइडिंग क्लब है इसका नाम मिल्खा सिंह के नाम पर होगा। सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया था। अरुण जेटली, तो दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया था। अगला है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हरा करके पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है? तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारत को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है और इसने ऐसा पहली बार किया है, भारत को हराया है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ये थे काइल जेमिसन न्यूजीलैंड से, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे केन विलियमसन, ये भी न्यूजीलैंड से। जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप है 2019 में शुरू हुई, फाइनल अब खेला गया है और इसकी टॉप 3 टीमें हैं न्यूजीलैंड, भारत और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। न्यूजीलैंड के पास ही आप देख सकते हैं ऑकलैंड की लोकेशन। ऑकलैंड अभी हाल ही में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट जारी की गई थी, यानी कि मोस्ट लिवेबल सिटी की लिस्ट, जिसमें कि ऑकलैंड ये रहा था टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस योजना का लॉन्च किया है। इस योजना के तहत गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लगभग 1.26 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत होगा क्या? तो जो राज्य सरकार है ये इस योजना के तहत किसानों को सहायता करना चाह रही है, जिसमें कि लगभग 50 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम एनपीके जो कि एक तरह का फर्टिलाइज़र है जिसकी फुल फॉर्म बनती है एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनसे युक्त फर्टिलाइज़र और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट ये वितरित करेगी किसानों को। यदि हम बात करें गुजरात की, इसकी राजधानी है गांधीनगर। ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गृह मंत्री अमित शाह जी का। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया ये है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं सुरेंद्र नगर, जहाँ खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं जूनागढ़, हाल ही में जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में ही दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया। ये जो आप देख रहे हैं महिसागर, गुजरात के महिसागर में ही भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। सूरत ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र ये स्थापित किया है? तो इफ्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई है अर्जेंटीना में। इफ्को की फुल फॉर्म बनती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी इफ्को के द्वारा कुछ समय पहले ही दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये लॉन्च किया गया था। तो इसी के लिए ये अब अपना संयंत्र यानी कि प्लांट लगाने जा रहा है, जो कि लगाएगा साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना, जो कि यहाँ स्थापित करने जा रहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जेंटीना का हृदय ये किसे कहते हैं? ये कहा जाता है पंपास को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला पहला देश ये अर्जेंटीना ही बना है। अर्जेंटीना का ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं, मतलब कि साउथ अमेरिका का ये जो निचला हिस्सा है, इसे कहा जाता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का भी दक्षिणतम हिस्सा है जिसे हॉर्न अंतरीप यानी कि केप ऑफ हॉर्न कहा जाता है। साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है इसका नाम है एंडीज़, जो कि कुछ यहाँ इसकी लोकेशन है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर मव्या सूदन था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।